नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सुप्रभात। और होली के बाद आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं? मान के चल रहा हूं कि होली आपने बहुत सुंदर ढंग से मनाई होगी, क्योंकि होली का त्यौहार ही ऐसा है साथियों, ये रंगों का त्यौहार है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आप वापस जुड़ रहे हैं, हम होली के बाद पहली बार मिल रहे हैं, तो होली का जो रंग है वो उतरा कि नहीं उतरा है। क्योंकि रंग नहीं उतरेगा दोस्तों तो मैं कैसे पहचान पाऊंगा आपको। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो रंग बिरंगे जो चेहरे हैं, उनका जो रंग जो होली वाला जो था वो अब खत्म हो गया होगा, वो हट गया होगा। क्योंकि किसी ने कहा है दोस्तों, होली का रंग तो एक पल में चला जाएगा। होली का रंग तो एक पल में चला जाएगा। लेकिन साथियों, हमारी जो दोस्ती है, हमारी ये जो मित्रता है, हमारा जो ये प्रेम है, आप जिस तरह से स्नेह जो देते हैं, वो जो स्नेह है वो हमेशा बना रहता है। तो होली का रंग तो एक पल में उतर जाएगा। होली का रंग तो एक पल में उतर जाएगा। स्नेह, प्यार, मोहब्बत, मित्रता, ये रंग बना रहेगा। असली मजा तो जिंदगी का यही है कि जितना रंगोगे उतना गहरा होता जाएगा। वापस बोलूं क्या? होली का रंग तो एक पल में उतर जाएगा। मित्रता, स्नेह, मोहब्बत, ये हमेशा बने रहेगा। जिंदगी का असली मजा यही है दोस्तों, जितना रंगोगे उतना गहरा होता जाएगा। तो एक बार फिर से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वागत है, अभिनंदन है। पढ़ाई का रंग चढ़ा है, ऐसा अमृता जी कह रही है। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर ये बात। अनिल कुमार जी कह रहे हैं भारत के दूसरे अंबेडकर साहब का सुबह नमस्कार। क्या बात, इतने बड़े शब्द बोल रहे हो। 14 अप्रैल आने वाली है, डॉक्टर अंबेडकर साहब को हम लोग याद करेंगे। साहिल साहब गुड मॉर्निंग, मंजय कुमार जी गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो अब हम लोग अभिवादन का सिलसिला खत्म कर देते हैं साथियों। हम लोग बात कर रहे थे संवैधानिक इतिहास की। भूल तो नहीं गए? होली के इस रंग में कहीं ये सब बातें भूल तो नहीं गए? संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे थे, और संवैधानिक इतिहास में भी हम लोग बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। तो 1947 का अधिनियम पर हम लोग पहुंच रहे हैं साथियों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें साथियों जितने पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए थे, उससे आगे हम लोग बात कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट जो हमने क्या लिखा था कि देशी रियासतों को इस बात की छूट थी कि वे चाहें तो भारत में मिले, वे चाहें तो पाकिस्तान में मिले, और वे चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देशी रियासतों को इस अधिनियम के तहत ये छूट दी गई। तो क्या छूट दी गई थी, इस पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी साथियों, लेकिन अच्छा प्रश्न बनता है, इसलिए वापस चर्चा करना जरूरी है। देशी रियासतें वो चाहें तो भारत में मिल सकती थी, वे चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकती थी, और साथियों वे चाहें तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती थी। स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती थी। ये देशी रियासतों को इस बात की छूट थी। तो आप कुछ बातें नोट भी करते रहिएगा साथियों। मैं यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जहाँ से बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। प्रश्न सीधा बनेगा कि भारत में देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। या तो ये प्रश्न बन सकता है, या फिर प्रश्न ये बन सकता है कि भारत के राजनीतिक एकीकरण, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का क्रेडिट यानी श्रेय किसे दिया जाता है। नो डाउट हमारे मुंह से सीधा जो शब्द निकलेगा वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय भारत के उप प्रधानमंत्री थे, भारत के गृह मंत्री भी थे। गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास था साथियों। अभी मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखूंगा। जैसे भारत सरकार का वर्तमान समय का जो गृह मंत्रालय है, उस गृह मंत्रालय में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। चूंकि साथियों आप जिस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम भारत की राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। और राज व्यवस्था का मतलब है कि जो प्रैक्टिस में जो सिस्टम है उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो भारत का जो वर्तमान का जो गृह मंत्रालय है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट्स है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ द जम्मू कश्मीर अफेयर्स है,
उसमें डिपार्टमेंट ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी है, आप समझ रहे हैं। इसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ होम भी है, डिपार्टमेंट ऑफ द बॉर्डर मैनेजमेंट, 6 डिपार्टमेंट है वहां पर, ये सब पता होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से उस समय का जो गृह मंत्रालय था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री के रूप में थे, उसमें एक डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ द नेटिव स्टेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतों का विभाग। साथियों, ऐसे प्रश्न पूछते हैं। इन देसी रियासतों के विभाग के जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन साहब। आप चिंता मत कीजिए, मुझे सारे आपके कमेंट नजर आ रहे हैं, प्रश्न होते ही मैं जवाब दे दूंगा। उसके सचिव थे वीपी मेनन साहब। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, भारत के पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन दोनों को दिया जाता है। वीपी मेनन उस समय इंडियन सिविल सर्विस आईसीएस, जिसे आजकल हम लोग आईएएस के नाम से जानते हैं, तो आईसीएस अधिकारी थे वीपी मेनन और सरदार पटेल। आंसर ये हुआ, एक तो इस बात को ध्यान रखें। दूसरी बात साथियों, वीपी मेनन ने देशी रियासतों का ये जो एकीकरण जो किया, आपको मालूम होगा बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था उन्हें, तो उन्होंने एक किताब भी लिखी है, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। ये दोनों फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, तो लिख दीजिएगा। लिखिए, तत्कालीन गृह मंत्री, तत्कालीन, ऐसा लिखिएगा नोट डाल के, तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं गृह विभाग के सचिव, एवं देसी रियासतों के विभाग, ये जरूर लिखिएगा आप, देसी रियासतों के विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ द नेटिव स्टेट्स बोलते हैं, देसी रियासतों के विभाग के सचिव, देसी रियासतों के विभाग के सचिव वीपी मेनन। हाँ, वीपी मेनन केरल से थे, राहुल चौधरी साहब एकदम सही कह रहे हैं। देसी रियासतों के विभाग के सचिव वीपी मेनन, वीपी मेनन को भारत के राजनीतिक एकीकरण, वीपी मेनन को भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। ये बहुत ढंग से लिखना, राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। अभी लिखना शुरू किया है कुणाल जी, चिंता मत कीजिएगा, अभी लिखना ही शुरू किया है। पहली लाइन यही लिखी है हमने, वीपी मेनन को भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। ये साथियों ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। कई बार हमको आते हुए भी हम लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि पहले विकल्प के रूप में सरदार पटेल आएगा, दूसरे विकल्प के रूप में कोई और आएगा, तीसरे विकल्प के रूप में वीपी मेनन आएगा, और चौथा में आ जाएगा सरदार पटेल और वीपी मेनन दोनों। तो आंसर क्या होगा? सरदार पटेल और वीपी मेनन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, वीपी मेनन की किताब का नाम और भी अच्छी बात है। आपको साथियों थोड़ा सा 10-12 किताबें आपको मालूम होनी चाहिए जो भारत के पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित है, जिसमें उन किताबों में भारत की राजनीतिक व्यवस्था का विस्तार से उल्लेख मिलता है, उनके बारे में अक्सर प्रश्न बन जाता है। हाँ चेतन जी, ये सब 1947 वाले में ही लिखना है ऑब्वियसली। वीपी मेनन की पुस्तक लिख लीजिए साथियों, वीपी मेनन की पुस्तक का नाम लिखिए। प्रश्न बनता है, कई बार मैच करने के संदर्भ में इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। तो वीपी मेनन की किताब का नाम लिखिए, इंटीग्रेशन, ये लिख दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। हाँ, ये लिखिएगा जरूर आप। ऐसे प्रश्न मैच करने के संदर्भ में, ऐसे प्रश्न मैच करने के संदर्भ में अक्सर पूछ लेते हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। वीपी मेनन की पुस्तक इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, भारत की जो रियासतें हैं उन रियासतों को एकीकरण करने में सरदार पटेल और वीपी मेनन को जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, एक एक रियासत
एक एक रियासत, कोई बिहार की थी, कोई यूपी की रियासत थी, कोई राजस्थान की रियासत थी, तो उन रियासतों को एकीकृत करने के लिए किन किन बातों को लेकर डील हुई, इन सब का विस्तार से उल्लेख मिलता है। राकेश गोयल साहब एकदम सही कह रहे हैं, बीपी मेनन नहीं है, नाम वीपी मेनन है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। तो वीपी मेनन की किताब का नाम क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, ये ध्यान रखिएगा। ठीक साथियों, आप लोग शायद ये भी जानते होंगे 3 देशी रियासतें ऐसी थी जिनको लेकर बहुत दिक्कत रही। एक थी जम्मू कश्मीर, एक थी जूनागढ़ और एक थी हैदराबाद। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़, इन 3 देशी रियासतों को लेकर बहुत दिक्कतें रही। इन्होंने आनाकानी की इनिशियल स्टेज में, शुरुआती दौर में इन्होंने भारत में मिलने, पाकिस्तान में मिलने, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने, इसकी उधेड़ बुन में रहे। तो इन तीनों देशी रियासतों के बारे में अपने को आइडिया होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का विलय किस तरह से हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं आपको उसका कारण लिखवा दूंगा, किस तरह से विलय किया गया, कब विलय किया गया, जूनागढ़ का कैसे किया गया और हैदराबाद का विलय कैसे किया गया, ये मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं साथियों। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं साथियों, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर का जो विलय है वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से हुआ। देशी रियासतों और भारत सरकार के बीच एक समझौता होता था। उस समझौते को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, अभी मैं लिखवा दूंगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को हिंदी में विलय पत्र पे कहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर से हुआ, ये जरूर याद रखिएगा। हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक हरि सिंह जी ने उसके ऊपर साइन किए हैं, उससे उनका विलय हुआ। तो जम्मू एंड कश्मीर के आगे आप क्या लिखेंगे? विलय पत्र द्वारा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा विलय, ऐसा लिख दीजिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा विलय। ठीक साथियों, और इसकी डेट अपने को थोड़ी सी याद रहनी चाहिए, क्या पता कैसा प्रश्न बन जाए। 26 अक्टूबर 1947 की बात है। 26 अक्टूबर 1947 की बात है। 26 अक्टूबर 1947, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। हिमा कह रही है कि हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। ऑब्वियसली भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से हैदराबाद उस समय भारत की सबसे बड़ी देशी रियासत थी। आज जो ये आपको आंध्र प्रदेश, आज जो आपको ये तेलंगाना जो दिखाई दे रहा है, ये सब मिलकर एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था हैदराबाद। हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी उस समय, सबसे बड़ी रियासत थी। तो जम्मू एंड कश्मीर का विलय पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा विलय हुआ 26 अक्टूबर 1947, याद रखिएगा। विकास कुमार जी ने एक प्रश्न पूछा, विलय पत्र क्या होता है? साथियों, जैसे आप और हमारे बीच में कोई समझौता होता है, उस समझौते का जो डॉक्यूमेंट है, उस समझौते का जो दस्तावेज है, उसी का नाम है विलय पत्र। यानी वो रियासत और भारत सरकार कुछ समझौता करती है। रियासत कह रही है कि हम अगर आप में विलय कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा वो, और दूसरा भारत सरकार ये कह रही है कि आप विलय कर दोगे तो हम आपको ये सुविधाएं देंगे। आपको याद होगा राजा महाराजाओं को प्रीवी पर्स, पेंशन वगैरह मिलती थी, तो ये सब विलय पत्र पर ही साइन करने के बाद में ये सब तय होता था। तो बात समझ में आ गई साथियों? हाँ, महाराजा हरि सिंह जी, ऋतिक कह रहे हैं, एकदम बात सही है। दूसरा एक प्रश्न और आता है अच्छा सा, कि वह कौन सी देशी रियासत है जिसे भारत में जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया? तो साथियों आप लिख दीजिए डैश करके, जूनागढ़। जूनागढ़ जनमत संग्रह के द्वारा मिलाई गई। जूनागढ़ के आगे क्या लिखेंगे साथियों? जनमत संग्रह। ये ध्यान रखना, जूनागढ़ जो रियासत है उसको हमने जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया था। जूनागढ़ आजकल गुजरात में है। जब हम लोग जिस दौर की बात कर रहे हैं साथियों, उस दौर में गुजरात नाम का कोई राज्य नहीं था। जिस दौर की हम लोग बात कर रहे हैं उस समय महाराष्ट्र नाम का कोई राज्य नहीं था। महाराष्ट्र और गुजरात सब मिलकर एक प्रदेश बनता था जिसका नाम था बॉम्बे। बॉम्बे का बाद में विभाजन किया गया 1960 में। मराठी भाषा महाराष्ट्र बनाया गया, गुजराती भाषा गुजरात बनाया गया। आजकल जूनागढ़ गुजरात में आता, उस समय किस में था?
उस समय बॉम्बे में हुआ करता था, ये आप ध्यान रखिएगा। उसमें क्या करवाया गया? जनमत संग्रह। जनमत संग्रह के द्वारा एकमात्र रियासत जो भारत में मिलाई गई वो है जूनागढ़। पवन कुमार जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, पवन कुमार जी शर्मा, सर पहली बार विलय पत्र का प्रयोग किया गया? अरे नहीं 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 नहीं, सारी रियासतों का विलय पत्र पर हस्ताक्षर से ही हुआ है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा ही हुआ है। पहली बार जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, सारी एक दो रियासतों को छोड़कर, जैसे जूनागढ़ को छोड़ दीजिए, जनमत संग्रह। प्रवीण प्रजापति जी पूछ रहे हैं ये जनमत संग्रह क्या होता है? अरे भाई, जनमत संग्रह मतलब जनता से ये पूछा गया कि आप भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं। जनता, अधिकांश जनता ने भारत के पक्ष में वोट दिया, तो जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह के द्वारा क्या कर दिया? भारत में मिला दिया। शिवम प्रश्न पूछ रहे हैं, सर हरि सिंह जी इंडिया में क्यों मिलना चाहते थे? अरे प्रश्न ठीक पूछा, हरि सिंह जी इंडिया में मिलना नहीं चाहते थे। हालांकि हम लोग इस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हैं, जब भारत के राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे टॉपिक, उस समय बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न पूछा है तो मैं बता देता हूं। हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर को ना तो भारत में मिलाना चाहते थे ना पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर को स्थापित करना चाहते थे। उनके मस्तिष्क में ये था कि जिस तरह से स्विट्जरलैंड तटस्थ राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, उसका किसी अन्य देश के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, ठीक उसी प्रकार से वो जम्मू कश्मीर के साथ भी ऐसा ही करना चाहते थे। लेकिन आपको याद होगा, पाकिस्तानी परस्त कबायलियों ने जब जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, तब हरि सिंह जी मजबूर हो गए। उन्होंने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से, माउंटबेटन से सहायता मांगी और फिर विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। तो वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, मिलने की बात बहुत बाद में आई थी। सरिता जी, मैंने बता दिया, विलय पत्र का मतलब है समझौता का दस्तावेज, यानी कुछ शर्तें जहां पर लिखी हुई होती थी, उस दस्तावेज को हम लोग विलय पत्र कहते हैं। ठीक है। हाँ, सोनम प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर अगर जनता मना कर दे तो? जनमत संग्रह का मतलब भी ये होता है कि जनता की राय के अनुसार निर्णय लेंगे। अगर जूनागढ़ उस समय पाकिस्तान में मिलने का निर्णय कर लेता तो जूनागढ़ पाकिस्तान में चला जाता, लेकिन 97% जनता ने उस समय भारत के पक्ष में वोट दिया, इसलिए जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। जो प्रश्न पूछा है मैंने जवाब दिया। बॉनी जी, जनमत संग्रह का मतलब होता है जनता को पूछकर निर्णय लेना, दैट इज जनमत संग्रह। ठीक है, तो जूनागढ़ का जनमत संग्रह के द्वारा हुआ। हैदराबाद पर आते हैं साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने साझा करना चाह रहा हूं साथियों। हैदराबाद, जैसा कि अभी एक मित्र ने कहा था कि उस समय सबसे बड़ी रियासत थी, यस, भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी, लेकिन हैदराबाद भारत के बीचों बीच में आता था। हैदराबाद के जो नवाब थे, उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करेंगे। अब पूरा का पूरा हैदराबाद बीच में आता है। आज भी आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को देख लीजिए, इस प्रकार की स्थिति थी। तब भारत सरकार को निर्णय लेना पड़ा हैदराबाद के खिलाफ में कार्रवाई करने का, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हम लोगों ने हैदराबाद के विरुद्ध एक पुलिस कार्रवाई की, और उस पुलिस कार्रवाई का जो नाम दिया गया वह नाम है ऑपरेशन पोलो, यानी एक सैनिक कार्यवाही, एक पुलिस कार्यवाही के द्वारा हैदराबाद का भारत में विलय किया गया। भारत को अपनी फौज भेजनी पड़ी, हैदराबाद का नवाब मान नहीं रहा था, तो उसका नाम क्या है? ऑपरेशन पोलो। और उसका नाम ऑपरेशन पोलो क्यों रखा साथियों? ऑपरेशन पोलो इसलिए रखा क्योंकि हैदराबाद के जो तत्कालीन नवाब थे, उन्हें पोलो खेलने का बहुत शौक था, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया गया। इसे हम लोग पुलिस कार्रवाई के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन अपोलो नहीं है, ऑपरेशन पोलो है मेरे भाई, अपोलो नहीं है, ऑपरेशन पोलो। अपोलो आप लोग जानते हैं गेम होता है, उसी गेम को खेलते थे हैदराबाद के नवाब, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो दिया गया। एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगा, यहां पर आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि हैदराबाद का विलय ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हो गया। 1948 में हुआ, 1948 में हुआ, ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद का विलय होगा। लेकिन जानकर ताज्जुब होगा, 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, तब तक हैदराबाद ने अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे थे। यस,
तब तक अपने प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं भेजे थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राहुल कुमार प्रजापति जी क्या कह रहे हैं, सर ये जो 3 रियासतों के राजा थे वो लोग क्या प्रश्न करना चाहते हैं? तौफीक खान, ये ऑपरेशन विजय ये नहीं है मेरे भाई, ऑपरेशन विजय ये नहीं है। ऑपरेशन विजय 1961 में पुर्तगाल के खिलाफ में चलाया गया था, गोवा, दमन और दीव का भारत में विलय हेतु। ये ऑपरेशन विजय नहीं है, ये ऑपरेशन, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेशन पोलो है। महावत खान और उस्मान अली खान उस समय नवाब हुआ करते थे जूनागढ़ के और हैदराबाद के। जो प्रश्न पूछा है मैंने उसका जवाब दिया है। पोलो खेलने के कारण इस ऑपरेशन का नाम पोलो रखा गया, एकदम बात सही है। तो साथियों 1947 के अधिनियम में देशी रियासतों को जो छूट दी गई वो आप लोगों के सामने कुछ रखे गए बातें। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की अगली क्या विशेषता है? अगली 2-3 विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये वो विशेषता है साथियों जो आगे के टॉपिक को समझाने के लिए हमारी बहुत मदद करेगा। अगली विशेषता है साथियों, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि जब तक, ध्यान से सुनिएगा, जब तक दोनों देशों यानी भारत और पाकिस्तान, मैं अभी लिखवा भी दूंगा, जब तक दोनों देशों की संविधान सभा अपना नया संविधान नहीं बना लेती है, जब तक दोनों देशों की संविधान सभा अपना नया संविधान नहीं बना लेती है, तब तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही दोनों देशों की शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा। एक बार ये पॉइंट लिखिएगा, फिर मैं इसको ढंग से समझाता हूं क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, कॉन्सेप्ट है इसमें, जरा लिखिएगा। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, जब तक दोनों देशों की संविधान सभा नया संविधान नहीं बना लेती हैं, नया संविधान नहीं बना लेती हैं, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। हाँ मैं लिखवा रहा हूं, ऑब्वियसली लिखवा रहा हूं। तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा दोनों देशों की, मैं हट जाऊंगा, एक बार आप देख लीजिए, दोनों देशों की शासन व्यवस्था संचालित की जाएगी। आप ये लिखिए, फिर मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं। संचालित की जाएगी, आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे, चिंता मत करिए। कुछ मित्र कहते हैं मेरे प्रश्न का आप जानबूझ के जवाब नहीं देते हो, तो आपके हर प्रश्न का जवाब देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो यार? इसको पहले लिख दीजिएगा, आप लिखे आप, जब तक दोनों देशों की संविधान सभा नया संविधान नहीं बना लेती है, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा दोनों देशों की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न पूछा शिवराज सिंह जी, सर जी पाकिस्तान का गठन कैसे हुआ? पाकिस्तान नाम का गठन कैसे हुआ? अरे भाई वो तो लंदन के एक स्कॉलर थे, उन्होंने 1939 में पाकिस्तान नाम दिया। आप लोगों ने इस प्रकार से पढ़ा होगा नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत। एक सेकेंड, एक प्रश्न और पूछा है आशीष चौधरी जी ने, सर इतनी रियासतों में से क्यों ये तीनों को ही विलय किया गया? अरे पागल हो क्या राहुल जी, ऐसे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं यार? सारी रियासतों का तो विलय राजी राजी हो गया था ना, इन 3 रियासतों ने दिक्कत पैदा की थी। क्या कर रहे हो यार आप? आपका ध्यान कहाँ है मेरे भाई? सारी रियासतें राजी राजी मिल गई थी,
इन तीनों देशी रियासतों को लेकर दिक्कत आई थी। यार ऐसे क्या कर रहे हैं। एक प्रश्न और है ज्योति का, क्या है सर यहां पर दोनों देश हैदराबाद और भारत, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये देखिए, जब तक दोनों देशों की संविधान सभा नया संविधान नहीं बना लेती तब तक भारत शासन अधिनियम 1947 के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोनों देशों की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। ठीक है साथियों, अब इसको सुनिएगा। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो मुझे बताओ, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो ऐसी स्थिति में इस बीच में देश में कौन सा कानून प्रचलन में था साथियों, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। दोनों देश यार भारत और पाकिस्तान है, क्या बात कर रहे हैं यार, कैसे काम चलेगा। अरे यार यहां दोनों देश, आप पिछली क्लास नहीं देखे थे क्या, जब 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया, एक देश भारत बना, एक देश पाकिस्तान बना, तो यहां दोनों देश का मतलब तो भारत और पाकिस्तान है। माय गॉड माय गॉड माय गॉड, ओ हो, इसका मतलब है आप पढ़ नहीं रहे हैं, पिछली क्लासेस कुछ भी याद नहीं रह रहे हैं और या फिर सीधा इसी क्लास में आए हैं, कैसे काम चलेगा। सोचिए अपने बारे में। 15 अगस्त 1947 से लगाकर 26 जनवरी 1950 के बीच में देश में कौन सा कानून प्रचलन में था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं साथियों। कुलदीप स्वामी जी ने जवाब दिया, ऋतिक ने जवाब दिया, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिमी जाखड़ साहब या हिमांशु शर्मा जी, 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा दोनों देशों की शासन व्यवस्था, दोनों देश का मतलब भारत और पाकिस्तान है मेरे भाई, कैसे काम चलेगा। तो दोनों देशों की शासन व्यवस्था को क्या किया गया, संचालित किया गया। कब तक, 26 जनवरी 1950 तक। कानून कौन सा था, 1935 का अधिनियम। ये कहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अरे होली के रंग में रंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा आपसे निवेदन है कि पुरानी क्लास आप देखें। मैंने क्या कहा था, अपने को बहुत ध्यान रखना है कि होली का रंग थोड़ा उतार दीजिए। होली का रंग तो कुछ पलों में धुल जाएगा, दोस्ती और प्यार का रंग नहीं धुल पाएगा साथियों। यही असली जिंदगी है, जितना रंगोगे उतना ही गहरा होता जाएगा। तो रंगो, कौन से रंगों को रंगो, जो पढ़ाया जा रहा है उस रंग में रंगो मेरे दोस्तों। आपकी लास्ट क्लास में आप भूल गए, मैंने आपको बताया था कि 1947 के अधिनियम के द्वारा हमने भारत का विभाजन कर दिया, दो देश बनाए, एक भारत और एक पाकिस्तान, ऐसा मैंने कहा था साथियों आप लोगों को। तो 15 अगस्त 1947 से लगाकर 26 जनवरी 1950 तक भारत में कौन सा कानून लागू था, 1935 का एक्ट लागू था साथियों। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये सब बातें कहां लिखी हुई है, ये सब बातें लिखी हुई है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। क्या मेरी बात को आप लोग समझ रहे हैं क्या? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लिखा हुआ है साथियों। ये प्रश्न छुपे हुए हैं, ये प्रश्न छुपे हुए हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सब बातें ध्यान रखना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये लिखा हुआ है कि जब तक दोनों देशों की संविधान सभा अपना संविधान नहीं बना लेती है तब तक कौन सा एक्ट चलेगा, 1935। और दोनों देश का मतलब क्या है, भारत और पाकिस्तान। ये थोड़ा सा ध्यान रखें साथियों, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये एक सेकंड रोकिएगा। इस ज्योति, लघु संविधान किसने कहा यार, 1935 के अधिनियम को लघु संविधान किसने कहा? मैंने उस दिन भी टोका था कि 1935 के अधिनियम को लघु संविधान नहीं कहा जाता। ये कौन है भाई, ये लघु संविधान वाला कॉन्सेप्ट कहां से लाके आ गए? लघु संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है, जो 1976 में हुआ। यार ऐसे कैसे कर रहे हो, आप नींद में है क्या मेरे भाई? ऐसे नहीं चलेगा काम, थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ प्रदीप जी, आपकी बात सही है कि 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल लागू हो गए, वो कोई बात नहीं, लेकिन पूर्ण रूप से संविधान तो 26 जनवरी 50 को लागू हुआ ना। तो इसलिए जब तक लागू नहीं होगा तब तक कौन सा कानून लागू होगा, 1935 का अधिनियम ही लागू होगा, ऐसा मैं कहना चाहता हूं साथियों। ठीक है, इस एक्ट की एक और विशेषता है, वो पहले मैं बोलूंगा,
मैं आपको समझाऊंगा, इसके बाद में मैं आपको लिखवाऊंगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है साथियों। क्या प्रॉब्लम आने वाली है? अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा, रिकॉर्डेड क्लासेस देख रखी है साथियों, तो आपको याद होगा साथियों, कौन सी बात, कि भारत की जो संविधान सभा है, जिस पर अभी हम अगले 5-7 मिनट में चर्चा करने वाले हैं, भारत की जो संविधान सभा है, अरे भाई जूनागढ़ का विलय 1948 में हुआ। भारत की जो संविधान सभा है उसने संविधान निर्माण का भी काम किया, और भारत की संविधान सभा ने दूसरा कौन सा काम किया, आप बताइए, फिर मैं आगे चल रहा हूं। भारत की संविधान सभा ने एक तो संविधान निर्माण का कार्य किया, और दूसरा कौन सा कार्य किया बताओ, तब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। दूसरा कार्य किया उन्होंने संसद के रूप में। जब तक भारत में संसद नई नहीं बनी, तब तक संविधान सभा ने ही संसद के रूप में काम किया साथियों। इस तरह से बातें आपको मालूम होनी चाहिए। जब तक भारत में संसद नहीं बनी, तब तक संविधान सभा ने ही संसद के रूप में काम किया। कहां लिखा हुआ है ये बात कहां लिखी हुई है? ये बात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लिखी हुई है साथियों। और क्या लिखी हुई? यस, बहुत बढ़िया। कितने सारे मित्रों ने, रमेश जी गोदारा साहब ने, रमेश जी सारण साहब ने, मामन सिंह जी ने, राहुल सिंह जी ने, बहुत बढ़िया। संजीव कुमार जी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। प्रेम ने जवाब दिया, सायरी पोलिया जी ने जवाब दिया, प्रेम पाल जी ने जवाब दिया। संसद के रूप में काम की, ये बात लिखी हुई कहां है? ये बात साथियों इसी 1947 के अधिनियम में लिखी हुई है। तो जरा लिखिएगा जरा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 1947 में जब तक दोनों देशों, और दोनों देश मतलब कौन से, भारत और पाकिस्तान, जब तक दोनों देशों में नए संविधान के तहत संसद का गठन नहीं हो जाता है, तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगी। मैं हट जाऊंगा अभी, चिंता मत कीजिए, संसद के रूप में कार्य करेगी। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट लिखवाया साथियों। ऐसा प्रश्न बनेगा और आप गलत कर सकते हैं। जब तक दोनों देशों में नए संविधान के तहत संसद का गठन नहीं हो जाता, तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगी। ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। और पता है अधिकांश लोग क्या लिखेंगे? कैबिनेट मिशन लिखेंगे कि यह प्रावधान किस में था? कैबिनेट मिशन में। जी नहीं, यह प्रावधान कैबिनेट मिशन में नहीं है साथियों। यह प्रावधान 1947 के अधिनियम में है। अभी मैं आपके सामने रखूंगा ये सब बातें। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मैंने आपसे बार बार निवेदन किया कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखें और फिर इन क्लासेस को देखें, क्योंकि इस क्लासेस का नाम क्या है? ये एडिशनल क्लास है साथियों, ये स्पेशल क्लास है, ये संवाद वाली क्लास है। मैं आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन बातचीत में अगर आप इस तरह के प्रश्न पूछेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे जो बिना पढ़े हुए हैं, तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर तो टाइम वेस्ट होगा साथियों। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। तो आप थोड़ा सा इनको जाने, ये लाइन लिखिएगा, फिर मैं आपको समझाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 1947 के अधिनियम पर हम डिटेल में इतनी बात क्यों कर रहे हैं साथियों? क्योंकि अगर इतनी डिटेल में बात नहीं करते तो आपको हरगिज भी संविधान सभा क्या टॉपिक है वो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है साथियों, अभी आपने लिख दिया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा दूसरी चीज बताता हूं, जरा सुनिएगा। देखिए, ऐसे ही बता रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं। हमारी संविधान सभा की बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, पहली बैठक। ठीक है साथियों, समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। और अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी को हुई, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है साथियों, ये अंतिम बैठक, ये प्रथम बैठक, यहां तक ठीक। अब देखिए साथियों, आप ये जानते हैं कि हमारे यहां पर
13 मई 1952 को संसद की प्रथम बैठक हुई। संसद की प्रथम बैठक, संसद की प्रथम बैठक। अब साथियों आप मुझे बताओ, सबका चैट शो हो रहा, चिंता मत कीजिएगा मनोज जी। अब आप साथियों मुझे बताओ, आगे हमारे दिक्कत नहीं आएगी क्या कि यार देश में सरकार कौन सी है, देश में संसद कौन सी है? संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए 15 अगस्त 1947 को, तो फिर 15 अगस्त 1947 से लगाकर फिर सरकार के रूप में, संसद के रूप में काम किसने शुरू किया? तो साथियों संविधान सभा ही संसद के रूप में काम करती थी, संविधान सभा ही संविधान के निर्माण का काम करती थी। तो साथियों संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी। ये लिखा हुआ कहां है? ये प्रश्न पूछा जाएगा और आप सीधा लिख दोगे साहब कैबिनेट मिशन में लिखा हुआ है। अरे कैबिनेट मिशन में लिखा हुआ नहीं है, ये माउंटबेटन योजना में लिखा हुआ नहीं है साथियों, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था कि जब तक दोनों देशों की संविधान सभा अपना नया संविधान बनाकर नई संसद नहीं बना लेती है, तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में काम करेगी। साथियों ऐसा मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये बड़े कॉन्सेप्ट के प्रश्न है। ये आपका जो लेवल है, आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, ये कोई कांस्टेबल और पटवारी का, लेखपाल का और वनपाल का पेपर थोड़ी है यार। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए साथियों। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रहेगा। तो ये सब बातें 1947 के अधिनियम के अंतर्गत थी। ये बात मैंने केवल समझाने के लिए समझाई। संविधान सभा के उस समय कौन अध्यक्षता कर रहे थे, ये अगले 5 मिनट में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, संविधान सभा, उसके अंतर्गत मैं बता दूंगा साथियों, ठीक है। हाँ, दिल्ली में ही थी ये संविधान सभा, अभी बात करेंगे, चिंता मत कीजिए। साथियों 1947 के अधिनियम की अंतिम विशेषता, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत के लिए, ये ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के लिए बनाया गया अंतिम कानून है। तो ऐसा लिखिएगा, ये ब्रिटिश संसद द्वारा, ये ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया, भारत के लिए बनाया गया, भारत के लिए बनाया गया अंतिम कानून है, अंतिम कानून है, अंतिम कानून है, ठीक है। संविधान सभा की कितनी बैठक हुई, क्यों चिंता कर रहे हो, टॉपिक तो आने दीजिए संविधान सभा। अरे आप आगे मत बढ़िए, आपको जो समझाने की कोशिश जो की जा रही है उसके हिसाब से करिएगा। संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते, सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। हाँ, एक अनिल कुमार जी मीणा साहब ने प्रश्न पूछा, बड़ा अच्छा प्रश्न है सर, अंतरिम सरकार या अंतरिम संसद शब्द का प्रयोग किस में किया गया? अरे अनिल कुमार जी चिंता मत कीजिएगा, हम लोग आर्टिकल 379 देखेंगे, 380 देखेंगे, उस समय आपको ये बताएंगे कि वे कौन से 16 अनुच्छेद हैं जो लागू हो गए थे 26 नवंबर में, और उसी में इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम पार्लियामेंट जैसे शब्दों का प्रयोग है। 379, 380 बात करेंगे, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न वो है पूछें जो टॉपिक चल रहा है। तो साथियों हम लोगों ने संवैधानिक जब इतिहास प्रारंभ किया था तो आपको बताया था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के लिए बनाया गया पहला कानून है, और ये 1947 का जो अधिनियम है वो अंतिम है। पाकिस्तान कब से अस्तित्व में आया? अरे भाई बताया यार वीरेंद्र कुमार जी, ऐसा मत कीजिएगा, बता रखा है 14 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया था। हाँ, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। 1947 का अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के लिए बनाया गया अंतिम एक्ट है। इंटरिम पार्लियामेंट क्या होती है सब बताएंगे, टॉपिक तो आने दीजिए मेरे भाई, टॉपिक तो आने दीजिए। ये हो गया कुल मिलाकर संवैधानिक इतिहास पूरा। अब हम जो आपके जो प्रश्न आपने जो पूछ रखे हैं वो सारा दूसरे टॉपिक से जुड़े हुए हैं, और वो जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है संविधान सभा। हेडिंग डाल दीजिए नया, संविधान सभा, संविधान सभा हेडिंग डालिए। क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं मैंने बात करी है,
फिर भी मैं आपके सारे प्रश्नों को देख रहा हूं, इसका सीधा सा मतलब आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है। साथियों, मैंने कहा पुराने पेपर्स में प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत में पहली बार संविधान की बात किसने की। संविधान की बात करना अलग चीज है और संविधान सभा की बात करना अलग चीज है। अगर आपसे पूछे कि पहली बार संविधान की बात किसने की तो इसका आंसर अलग होगा, और पहली बार संविधान सभा की बात किसने की तो साथियों इसका आंसर अलग होगा। संविधान की बात पहली बार करने वाले जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति हैं साथियों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, ठीक। और बात की उन्होंने 1895 में। 1895 में उन्होंने एक बिल रखा, उस बिल का नाम है स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक, स्वराज बिल। ये जो बिल रखा साथियों, ये बिल कहां रखा गया इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये ऐसा कहा जाता है कि ये भारतीय संविधान की मांग करने वाला पहला बिल है, पहला विधेयक है। इसलिए संविधान भारतीयों के लिए होना चाहिए, इसकी मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की, ऐसा आप लोग जानते हैं। और गांधी जी जो है वो इस प्रकार की मांग 1922 में करते हैं। इस पर भी मैंने साथियों थोड़ी सी बात कर रखी है। लेकिन अगर हाँ, स्वराज बिल, ऋतिक आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन अगर बात संविधान सभा की कह रहे हैं तो आंसर एकदम अलग हो जाएगा। संविधान सभा अलग चीज है, संविधान अलग चीज है। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं। संविधान सभा की बात सबसे पहले M.N. राय, मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में की थी साथियों। मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 में की। राहुल चौधरी साहब कह रहे हैं औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग M.N. रॉय ने की। एकदम बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति, संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक 1895, और संविधान सभा लिखिए, पूरा लिखिए, संविधान सभा लिखिए, संविधान सभा की मांग M.N. रॉय ने की। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अनिल कुमार जी एकदम आंसर सही दे रहे हैं। राहुल साहब बहुत बढ़िया, मोहित जी बहुत बढ़िया, प्रवीण प्रजापति जी, मानवेंद्र नाथ राय, एकदम बात सही है, 1934। ये बात तो समझ में आ गई साथियों। एक तो ये प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न, अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी इस बात को कब स्वीकार किया तो आपको बता रखा है साथियों, अगस्त 1940 में उन्होंने अगस्त ऑफर यानी अगस्त प्रस्ताव दिया, उसमें भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, अंग्रेजों ने पहली बार स्वीकार किया। अभी मैं लिखवा दूंगा। इसके अलावा ये अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया कि एक ऐसी संविधान सभा होगी जिसमें सभी भारतीय होंगे, तो इसका आंसर है साथियों क्रिप्स प्रस्ताव। दोनों बातें लिख दीजिएगा। अंग्रेजों द्वारा स्वीकार, अंग्रेजों द्वारा स्वीकार, ठीक, प्रथम बार। इस पे हमने चर्चा की है, फिर भी आप लिख दीजिएगा प्रथम बार। कब? अगस्त प्रस्ताव। कब रखा गया साथियों? 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940। मैं चाहता हूं कि संविधान सभा के मामले में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न इस बार अधूरा नहीं रहना चाहिए। पुराने जो जितने भी पेपर आ रखे हैं उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। आप प्रश्न पूछे, मुझे सबके प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरे नहीं नहीं, क्रिप्स मिशन नहीं यार मेरे भाई, क्रिप्स प्रस्ताव नहीं। प्रथम बार अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो लगा गया, उसमें पहली बार अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। लेकिन संविधान सभा में सारे मेंबर्स भारतीय होंगे, यह बात उन्होंने पहली बार कब स्वीकार की साथियों? क्रिप्स प्रस्ताव में, जो मार्च 1942 में रखा गया था। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में क्या स्वीकार किया? सभी सदस्य भारतीय होंगे, सभी सदस्य भारतीय होंगे, संविधान सभा के सभी सदस्य भारतीय होंगे। ये बात उन्होंने 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत स्वीकार की, जबकि अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने यह कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रवीण जी, अभिषेक जी, बहुत ही अच्छा लगा, सबके आंसर सही आ रहे हैं।
राजन गुज्जर साहब, नमन शर्मा जी, बहुत अच्छे, मनीष मितवाय जी, बहुत अच्छी बात है। अब साथियों, ये जो संविधान सभा जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया, उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो संविधान सभा आपका हेडिंग रहेगा, कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, आपके प्रश्नों के जवाब भी दूंगा। आपके सारे प्रश्नों के लिस्ट हमारे सामने आ रही है, लगातार आपके प्रश्न आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। साथियों, ये जो संविधान सभा है, वर्तमान की संविधान सभा, जो संविधान दिखाई देता है, उस संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया। ये जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित हुई। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, ठीक है, लिखते रहिएगा कुछ पॉइंट्स। और कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 को भारत में आया था साथियों। मार्च 1946 में भारत आया था, इस बात को ध्यान रखिए, भारत आया, ठीक है। इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों है? कैबिनेट मिशन का नाम कैबिनेट मिशन क्यों है साथियों? आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन में 3 लोग मेंबर थे टोटल, और ये तीनों क्लीमेंट एटली, मैं अभी लिखवा दूंगा, जो कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उनके 3 कैबिनेट मंत्री थे, उनके 3 कैबिनेट मंत्री थे। उन 3 कैबिनेट मंत्रियों का ये जो समूह है, इस वजह से इसे कैबिनेट मिशन कहते हैं साथियों। मार्च 1946, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सारे मित्रों ने जवाब दिया। इतना फर जवाब आ रहा है कि मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा हूं। मार्च 1946 को भारत आया था कैबिनेट मिशन, तीनों कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कथन और कारण में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। क्या प्रश्न आएगा साथियों? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, यह कथन है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा, मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, यह कथन है। नंबर 2, कारण में लिखा हुआ है, कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य ब्रिटिश मंत्रिपरिषद के सदस्य थे। विकल्प, कथन सही, कारण सही, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। दूसरा, कथन सही, कारण सही, पर व्याख्या नहीं करते हैं। तीसरा, कथन सही, कारण गलत। चौथा, कथन गलत, कारण सही। जवाब दीजिए मुझे इसका, जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है उसका जवाब दीजिएगा। कथन मैंने आपके सामने क्या रखा? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। कारण मैंने क्या बोला? ये तीनों सदस्य ब्रिटिश मंत्री परिषद के सदस्य थे। एक ने जवाब दिया पवन यादव जी, ग्रीनेश जी, अमन जेटलिया जी, मोना पारिक जी, संजना जी, खुशबू जी, ये सब वे लोग हैं जो एक जवाब दे रहे हैं। सालवी मिश्रा जी, रविकांत जी, पवन कुमार शर्मा जी, आकाश भारती जी, उदयवीर जी। मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं साथियों, ये दोनों कथन सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अरे मेरे भाई, लक्की जी सही आंसर दे रहे 2, इसका सही आंसर 2 है साथियों। मैंने क्या बोला? मैंने कथन बोला कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, यह कथन सही है। और कारण में मैंने क्या बोला? कारण में मैंने बोला साथियों कि कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य ब्रिटिश मंत्रिपरिषद के सदस्य थे। यह बात सही है, लेकिन यह ऊपर वाली बात की व्याख्या कहां करता है? तो जिन लोगों ने एक जवाब दिया वो गलत है, जो लोग जवाब बी दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, वो एकदम सही है। ये कथन सही है, कारण सही है, लेकिन साथियों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, कथन और कारण दोनों सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। आशीष चौधरी साहब बी जवाब दे रहे हैं, रामलाल जी, रमन राज जी, अनिल कुमार जी मीणा साहब, ये जो बी जवाब दे रहे हैं वो एकदम सही है। कुणाल बी सब जवाब दे रहे हैं कि व्याख्या नहीं करते। अरे साथियों, मैंने अगर ये प्रश्न आपसे यूं पूछा होता, क्या मैंने ये प्रश्न पूछा होता
कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, ठीक है। और अगर कारण में ये लिखता, मैं क्या लिखता कि ये तीनों ब्रिटिश मंत्री परिषद के सदस्य होने के कारण इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, तो बात सही होती कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। मैंने ये तो लिखा ही नहीं कि इसे कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है। कैबिनेट मिशन अगर लिखता तो आपका जवाब होता कथन सही है, कारण सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। आप थोड़ा इन बातों को समझिए साथियों, जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसको समझिएगा। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, जरा देखिएगा, एक और प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं। हाँ, आरजू सही कह रही है कि दोनों सही तो है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। एक और मैं आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं, मेरे हिसाब से जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रश्न साथियों ये है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है साथियों, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। एक कथन लिखा हुआ है, कारण लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब साथियों इन दोनों में कोई संबंध है क्या? कोई संबंध नहीं है, दोनों बातें सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। आपको इस तरह से ध्यान रखना चाहिए साथियों, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक और देखिए, एक और प्रश्न पूछता हूं। नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, ये कथन है। और कारण में क्या लिखा हुआ है? भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। साथियों ये कथन भी सही है, कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। कथन भी सही है, कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। नरेंद्र मोदी नीति आयोग के इसलिए अध्यक्ष हैं क्योंकि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। अरे प्रवीण प्रजापति जी का प्रश्न जरा रोको तो, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं सर पैथिक लॉरेंस तो अध्यक्ष थे और कैबिनेट मिशन के तो 2 ही मेंबर है। अरे मेरे भाई क्या बात करते हो यार, कहां कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, ठीक है, तो बाकी वाले जो मंत्री है, क्या मंत्री परिषद का हिस्सा मोदी जी नहीं है क्या? क्या मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री तो है, क्या वो मंत्री नहीं है क्या? आप जब पढ़ते हैं मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल तो प्रधानमंत्री को उसमें शामिल नहीं करते हैं क्या? पैथिक लॉरेंस क्रिप्स मिशन के कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन साथियों टोटल जो 3 मेंबर थे, टोटल कह रहा हूं 2 मेंबर और 1 अध्यक्ष, तो कुल मिलाकर कितने हुए? 3 लोग हुए। प्रारूप समिति में टोटल मेंबर कितने थे? फिर आप ये तो नहीं कहते हो कि साहब 1 अध्यक्ष स्थान 6 मेंबर थे, फिर आप ऐसा क्यों कहते हो कि प्रारूप समिति में साहब 7 मेंबर थे? तो इससे क्या फर्क पड़ता है? पैथिक लॉरेंस भी मेंबर ही थे, ये 3 जो सदस्य थे ये टोटल, हाँ मैंने टोटल बोला, मनीष मित्वा जी एकदम सही कह रहे हैं। तो ये सारी बात ध्यान रखना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत में आया। 2 और तीसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं साथियों, कैबिनेट मिशन जब भारत में आ रहा था, 2+1 एकदम सही है, कैबिनेट मिशन जब भारत आ रहा था, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना, ये अंतिम स्थिति है अपनी। संविधान सभा के बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। संवाद वाली क्लास है, प्रश्न है जरूर पूछेगा, पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्रश्न का लेवल भी सही होना चाहिए। साथियों जब कैबिनेट मिशन जब भारत में आ रहा था, पता उनके दिमाग में क्या चल रहा था? उनके दिमाग में यह था कि हम भारत जाएंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे और संविधान सभा के मेंबर्स का चुनाव करवाएंगे। और चुनाव भी कैसे होगा? वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव होगा। वयस्क मताधिकार का मतलब बिना किसी भेदभाव के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे कुछ भी हो, हम चुनाव करवाएंगे वयस्क मताधिकार के द्वारा। ऐसा कैबिनेट मिशन के मन में था। और एक बात मैं कहना चाहूंगा साथियों, 1934 में एमएन रॉय ने जब पहली बार भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन की बात की, उसके बाद में कांग्रेस ने भी प्रस्ताव पारित करके संविधान सभा की मांग की थी। साथियों कांग्रेस ने भी क्या मांग की थी साथियों? कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट, कांग्रेस की क्या मांग थी? एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा।
कांग्रेस की मांग, संविधान सभा का गठन कैसे हो? वयस्क मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर, ठीक है। और कैबिनेट मिशन जब भारत आ रहा था तो उनके मस्तिष्क में भी यही था कि हम वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या करेंगे? संविधान सभा का गठन करवाएंगे। साथियों, ये उनके मस्तिष्क में था। लेकिन साथियों, जब कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया और कांग्रेस से, मुस्लिम लीग से, दलितों के संगठन से, सिखों के संगठन से, विभिन्न ग्रुप से मिलने के बाद कैबिनेट मिशन को एक बात समझ में आ गई कि भारत में चुनाव करवाना उस तरह से संभव नहीं है जिस तरह से हम सोच कर आए हैं। तो क्या करें कि भारत में उस भाग में चुनाव करवा सकते हैं जिस भाग में चुनाव करवाने की आदत रही है। जिस भाग में चुनाव पहले से होते रहे उस भाग में तो चुनाव हो सकते हैं, लेकिन जो देशी रियासतें हैं उन देशी रियासतों में देशी रियासतें तो चुनाव के बारे में समझती नहीं है। 563 देशी रियासतें थी, उन्होंने तो कभी चुनाव क्या होता है उसको जानते ही नहीं थे, तो वहां चुनाव करवाना संभव नहीं है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप साथियों। तो कैबिनेट मिशन ने बहुत जल्दी से यह महसूस कर लिया कि चुनाव तो करवाना भारत में संभव नहीं है, क्योंकि भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक अंग्रेज भारत था, एक अंग्रेज भारत और दूसरा था देशी भारत। ठीक है साथियों, तो चुनाव तो इस वाले भारत में हो नहीं सकता, क्योंकि ये भारत तो जानता ही नहीं था कि चुनाव होता क्या। हाँ, ये भारत जरूर थोड़ा बहुत चुनाव के बारे में जानता था। तो वयस्क मताधिकार की बात उन्होंने अपने दिमाग से निकाल दी। मार्च 1946 में आते ही उन्हें ये बात महसूस हो गई साथियों। एकदम बात सही है कि पंडित नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात कही, लेकिन चुनाव करवाना संभव नहीं था साथियों। एक दूसरी बात, कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उन्होंने सोचा कि 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा के लिए लिया जाएगा। ये सब याद रखना है, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा के लिए लिया जाएगा। तो जल्दी से एक पॉइंट लिखिएगा, एक पॉइंट लिख दीजिएगा। मैं अपनी भाषा में लिखवा रहा हूं ताकि प्रश्न आपको कभी किसी भी प्रकार का आए तो समझ में आ सके। ये हरमन मंजारी जी का प्रश्न मुझे बाद में बताना। लिखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा हेतु, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा हेतु एक सदस्य लिया जाना था। 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 अब देखिए साथियों, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके जो भी प्रश्न है मुझे रखिएगा, सब मुझे दिखाई देते हैं। हो सकता है मैं कुछ प्रश्नों का जवाब इसलिए नहीं देता क्योंकि वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं होते। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिन पर हम लोग पहले से चर्चा कर रखे होते हैं। कुछ हमारे ऐसे मित्र भी हैं जो पहली बार आज क्लास में जुड़ते हैं, पुराने क्लासेस में जुड़े नहीं है। तो हमारी क्लास तो सारे रिदम के साथ है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो बड़ी दिक्कत आती है। अब साथियों देखिए, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी। लगभग 40 करोड़ मेंबर, 40 करोड़ की जनसंख्या थी भारत की। ये मैं कब की बात कर रहा हूं? मार्च 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत में आया उस समय की बात कर रहा हूं। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर लेंगे तो साथियों टोटल मेंबर कितने हो जाएंगे? 400 मेंबर हो जाएंगे। तो उन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर अपने को लेना है। तो किसी जगह की जनसंख्या 2 लाख थी तो पास की जगह को मिलाया गया। कैसे भी करके 10 लाख की जनसंख्या हुई और वहां से एक मेंबर ले लिया गया। किसी की जनसंख्या 12 लाख थी
तो उसके लिए भी कहा गया 12 लाख है तो भी आपको एक मेंबर ही भेजना है। तो साथियों कुल मिलाकर 10 लाख का एक एवरेज निकाला गया और वहां से एक मेंबर का प्रोविजन किया गया। तो टोटल जो मेंबर कैबिनेट मिशन योजना के तहत आए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो मेंबर लिए गए साथियों, वो मेंबर हुए 389 389 का आंकड़ा आया। यहां तक ठीक है। 389 का आंकड़ा आया साथियों। कैसे आया? 10 लाख की जनसंख्या पर एक मेंबर लेना था। भारत की जनसंख्या उस समय लगभग 40 करोड़ के करीब थी। किसी एरिया की जनसंख्या 5 लाख थी, तो पास का एरिया मिलाकर 10 लाख जनसंख्या की गई और उस पूरी जनसंख्या से एक मेंबर लिया गया। कहीं की जनसंख्या 12 लाख थी, 13 लाख थी, तो भी वहां से एक मेंबर लिया गया। तो कुल मिलाकर आंकड़ा आया 389। अब अगर साथियों हाँ, एक प्रश्न मनीषा जी का रोकिएगा। मनीषा कंवर कह रही है कि सर कहीं 8 लाख सदस्य हो तो कितने सदस्य लेंगे? तो भी वहां से एक लिया गया। 7.5 लाख से लगाकर 12.5 लाख तक जब मेंबर थे, तब 7.5 लाख से लगाकर 12.5 लाख के बीच में अगर जनसंख्या थी तो मेंबर एक लिया गया। एकदम बात सही कह रहे हैं। अब मेरा आपको प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे कि 389 का आंकड़ा आया, कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। मुझे तो आप प्रश्न का जवाब दे दीजिए, ब्रिटिश भारत से कितने मेंबर लिए गए? ब्रिटिश भारत मतलब ऐसा भारत जहां अंग्रेजों का डायरेक्टली शासन था, वहां से कितने मेंबर लिए गए? मुझे आंसर दीजिए। ब्रिटिश भारत से कितने मेंबर लिए गए, ये मेरा प्रश्न है। जवाब देंगे मान जाएंगे। ब्रिटिश भारत से, मेरा प्रश्न ब्रिटिश भारत से है। ब्रिटिश भारत से कितने मेंबर लिए गए? देखिए, फिरोज अली साहब ने 292 मेंबर का जवाब दिया। संगीता जी ने 292 का जवाब दिया। मैंने ब्रिटिश भारत पूछा, आप तो जवाब दीजिए। सचिन राजपूत साहब का जवाब आ रहा है 292। नमन शर्मा जी का जवाब आ रहा है 4। राकेश गोयल साहब का जवाब आया 296। संजना जवाब आ रहा 292। राहुल प्रकाश 296। प्रिया 96। दीपक 296। आशीष चौधरी 296। रुखसाना 292। क्या बात है। ये स्थितियां हैं। ये स्थितियां तब है साथियों जब YouTube पे सारी क्लासेस उपलब्ध है। ये स्थितियां तब है आपकी साथियों जब आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस उपलब्ध हैं। ये स्थिति तब है आपकी जब आपको पूरा बता रखा है कि ब्रिटिश भारत का मतलब क्या होता है। तो जिन मित्रों ने जवाब 292 दिए हैं, वो मेरे मित्र अपना होली का जो रंग है उसको थोड़ा सा उतारें और जीवन के रंग में रंगे। कैसे काम चलेगा मेरे भाइयों? ये सिलेक्शन है, तलवार की धार पर सिलेक्शन है। सिलेक्शन हो गया तो जीवन में सब कुछ चेंजेज हो जाएगा, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो जीवन में लोग उल्हान देते रहेंगे, लोग उपहास उड़ाते रहेंगे। आप मेरी बात को ढंग से समझे ही नहीं। 296 जवाब आना चाहिए था। ब्रिटिश भारत से 296 सदस्य लिए गए थे साथियों, जबकि देसी रियासतों से 93 मेंबर्स लिए गए थे। तो मेरे मित्र जो 292 जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग 293 जवाब दे रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाए। आप ढंग से श्रवण को देखो। श्रवण यादव जी अभी भी 292 जवाब दे रहे हैं। कैसी स्थितियां हैं, सोचे अपने बारे में। टोटल 389 मेंबर्स, 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से लिए गए थे साथियों, और 93 मेंबर देसी भारत से लेने थे। और देसी भारत से मतलब देसी रियासतों से लेने थे। और ये जो ब्रिटिश भारत से जो मेंबर हैं, ये मेंबर भी 2 भागों में बटे हुए थे। 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों से लेने थे, और 4 सदस्य ब्रिटिश भारत के ही 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, वहां से लेने थे। मैंने आपसे पूछा क्या कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने लेने थे? मैंने पूछा ब्रिटिश भारत। कैसे काम चलेगा मेरे भाइयों? ऐसे तो नहीं काम चलेगा। ये 389 का आंकड़ा, 389 में से 296 और ये 93, ये 296 ब्रिटिश भारत से, और ब्रिटिश भारत में भी 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांतों से। ये चीफ कमिश्नर प्रांत, ठीक है साथियों।
और ये जो 292 जो मेंबर लिए गए ये ब्रिटिश प्रांतों से लिए गए, और प्रांतों का हेड कौन होता था? गवर्नर होता था। सोचें अपने बारे में, ऐसा सोचें। ये सिविल सर्विस का एग्जाम है, ये लेखपाल पटवारी का एग्जाम नहीं है साथियों। इतना बताने के बावजूद भी ये स्थितियां हैं तो ये ठीक नहीं है। ये 93 मेंबर देशी रियासतों से। मैंने प्रश्न क्या पूछा, आप जवाब किसका दे रहे हैं? मैं ब्रिटिश भारत पूछ रहा हूं तो ब्रिटिश भारत का आंसर होगा 296। ब्रिटिश भारत वापस दो भागों में विभाजित था, प्रांत हुआ करते थे, प्रांतों से लिए थे 292 सदस्य और 11 प्रांत थे उस समय, और इन 11 प्रांतों के हेड थे 11 गवर्नर, और 4 सदस्य लिए गए थे चीफ कमिश्नर वाले प्रांतों से। समझ में आई बात? ये एग्जाम है, जीवन बदलने वाला एग्जाम, आपके करियर से रिलेटेड है साथियों। इसे मजाक मत लीजिएगा वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ब्रिटिश भारत पूछूं तो आंसर क्या होगा? 296, और अगर ब्रिटिश प्रांत पूछता हूं तो आंसर क्या होगा? 292। आया समझ में? ऐसे पढ़ना होगा, ऐसे पढ़ना होगा। ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे भाई। ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन से थे? जैसा कुछ मित्र लोग लिख भी रहे हैं, दिल्ली था, दिल्ली प्रांत नहीं था, दिल्ली क्या था? चीफ कमिश्नरी प्रांत था। उस समय दिल्ली का जो हेड होता था ब्रिटिशर्स की ओर से, उसका पद का नाम क्या था? चीफ कमिश्नर। दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, ये राजस्थान में है, अजमेर मेरवाड़ा। कुर्ग, कुर्ग आजकल कर्नाटक में है, और चौथा था बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। इन 4 प्रांतों में कौन थे? चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, और बाकी वाले प्रांतों में कौन थे? गवर्नर थे साथियों। ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? क्यों आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे? ये दुख की बात है। ये कुर्ग कर्नाटक में है, आप ABCD के नाम से भी पढ़ सकते हैं। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग, और D फॉर दिल्ली। ABCD ऐसा भी आप पढ़ सकते हैं साथियों। तो साथियों ये बातें बहुत दुख देती है अगर आप सही आंसर नहीं देते हैं साथियों। मेरी बात को आप लोग समझ गए? कैसे कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हो रहा है, यहां तक ठीक है? आगे बढ़े। अब देखिए, ये जो देशी रियासतें थी साथियों, मैंने बार बार बोला है कि देशी रियासतों में तो चुनाव करवाने संभव थे ही नहीं, क्योंकि वहां चुनाव के बारे में लोग जानते भी नहीं थे। चुनाव के बारे में कौन लोग जानते थे? ये ब्रिटिश भारत वाले जानते थे। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न आएगा साथियों। क्या प्रश्न आएगा? कि संविधान सभा के सदस्य थे सभी निर्वाचित, सभी मनोनीत। आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, संविधान सभा के सदस्य थे, सदस्य थे सभी निर्वाचित। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नंबर 2, सभी मनोनीत। नंबर 3, निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों। निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों। और नंबर 4, दोनों ही नहीं। आंसर दो, दोनों ही नहीं। आंसर दीजिए कुणाल साहब। निर्वाचित और मनोनीत दोनों। प्रवेश कुमार जी कह रहे हैं सभी मनोनीत। वाह, हाँ। कुलदीप स्वामी जी कह रहे हैं निर्वाचित व मनोनीत दोनों। राहुल प्रकाश आंसर दे रहे हैं 3। अमन दे रहे हैं बोथ। पायल दे रही है दोनों। सुनीता दे रही है 3, सही है। बगाराम जी भी दे रहे हैं सी। बहुत अच्छा लगा मुझे। निर्वाचित और मनोनीत दोस्तों दोनों, ये है आंसर। मैं ये चाहता हूं, मेरा गुस्सा का कारण ये है साथियों, मैं ये चाहता हूं, क्योंकि आप सब ये प्रश्न पूछेंगे क्या कि संविधान सभा में कितने मेंबर थे। अब ये प्रश्नों का दौर खत्म हो गया। ये लेखपाल वनपाल का एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम है सिविल सर्विस का, ये एसआई का एग्जाम है साथियों। इस प्रकार के प्रश्नों में सीजीएल का एग्जाम है। इस प्रकार के परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे पूछते हैं। और साथियों मैं तो इससे भी आगे बढ़ूंगा, अभी इससे भी आगे बढ़ने वाला हूं। आप देखिएगा, आप मुझे प्रश्न का जवाब दीजिएगा।
इससे ये अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो इससे भी अच्छा वाला प्रश्न आपके सामने रखने वाला हूं, जवाब देना मुझे। चलिए एक अच्छा सा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। संविधान सभा के संदर्भ में असत्य कथन को छांटिए। असत्य कह रहा हूं, अभी से सुन लीजिएगा, फिर कहोगे सर मैंने देखा नहीं, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। असत्य कथन छांटिए। बड़ा अच्छा सा प्रश्न है ये। मैं इतनी हिम्मत तब कर पा रहा हूं जब आपने से अधिकांश लोगों ने सही जवाब दिया, तब मेरी इच्छा हुई कि इससे भी अच्छा प्रश्न आपके सामने रखूं। पहला विकल्प, इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, यह पहला कथन है। दूसरा, इस योजना के तहत संविधान सभा में 389 सदस्य होने थे। ठीक है, यह दूसरा कथन है। तीसरा, कुछ सदस्यों का सभा में मनोनयन हुआ था। ठीक है, शेष कुछ का तो मनोनयन हो गया, शेष सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा हुआ। बताओ, इस प्रश्न का आंसर बताओ। इस प्रश्न का आंसर बताओ। मान लेंगे, प्रश्न को ढंग से पढ़ लेना, फिर कहना मत कि सर हमको ये पता नहीं, वो पता नहीं, हमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। पढ़ लीजिए आराम से, पूरा वक्त दूंगा आपको। पता तो कर लिया ना प्रश्न है क्या। ये मैंने ऐसे ब्रैकेट करके कोष्टक में डाला है, वहां एग्जामिनर आपको पेपर सेटर इस प्रकार का कोष्टक में नहीं बनाएगा। मैंने पूछा असत्य कथन कौन सा है। मीनाक्षी जी, ज्योति जी, आशीष जी, यामिनी जी, संजीव कुमार जी, अरुण सिंगाटिया जी, ये सबके आंसर 4 है। उमेश कुमार जी का आंसर अभी भी 2 है। अरविंद कुमार जी 2 बता रहे हैं। ममन सिंह जी शेखावत साहब, सुमन टांडी जी, दीपक मीना जी, ऋतिक जी, विष्णु जाडोन, पवन फौजदार जी, इनके आंसर 4 है। अमन जेटलिया जी आंसर 3 दे रहे हैं। तरुण का आंसर 4 है। अश्वनी साहू जी 4 है। आशीष चौधरी जी 4 है। बाबू सिंह जी 4 है। रामलाल जी 1 दे रहे हैं। ये है ना बात। ये साथियों ऐसे प्रश्न आएंगे जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं। मैंने कहा था ना ये संवाद वाली क्लास है। मैंने आपसे कहा था ना कि हम आने वाले एग्जाम्स में क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ये इसी प्रकार का प्रश्न है साथियों। पहली बात, जिन मित्रों ने आंसर 4 दिए हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। जिन मित्रों ने आंसर 4 दिए हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। साथियों प्रश्न पूछा असत्य कथन कौन सा है। असत्य तो गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ, एकदम सही है। इस योजना के तहत 389 मेंबर होने थे, बात एकदम सही है। कुछ लोग कह रहे 400 होने थे। अरे किसने कहा 400 होने थे? मैंने तो कहा जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, तो 10 लाख का फॉर्मूला अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से लगाएं तो 400 होते हैं। अरे पर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला थोड़ी लगाना है मेरे भाई। कहीं की जनसंख्या 12 लाख थी तो वहां से भी तो एक ही मेंबर लिया गया। कहीं की जनसंख्या 9 लाख थी, वहां से भी एक मेंबर लिया, तो 389 एकदम सही है। दूसरा सही है, कुछ सदस्यों का सभा में मनोनयन हुआ, एकदम बात सही है। कुछ सदस्यों का सभा में मनोनयन हुआ, यह बात एकदम सही है।
और चौथी बात, ये कमल का मुझे वापस बताना, चौथी बात, से सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा हुआ, यह गलत बात है साथियों। चुनाव तो हुआ, यह बात सही है, चुनाव तो हुआ, यह बात तो सही है, लेकिन जनता द्वारा चुनाव नहीं हुआ साथियों। यह बताने का उद्देश्य है, ये जो संवाद वाली जो क्लास है इसमें यही तो उद्देश्य है। दिनेश जो कह रहे हैं अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ साथियों, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जरा सुनिएगा। 296 जो मेंबर्स ब्रिटिश भारत से लिए गए साथियों, ये जो ब्रिटिश भारत से 296 जो मेंबर लिए गए, इनका चुनाव हुआ, सही बात है, लेकिन चुनाव तो दो प्रकार का होता है ना, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे यार, ये कोई पटवारी लेखपाल का पेपर थोड़ी है। ये प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है जहां जनता खुद चुनाव में भाग लेती है साथियों। 1946 जून जुलाई 1946 में जब चुनाव करवाए गए थे संविधान सभा के, क्या देश में परिस्थितियां ऐसी थी कि चुनाव करवाए जा सके? तो जनता ने चुनाव नहीं किए थे। चुनाव कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ साथियों। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? क्योंकि कुछ लोगों ने जो पहले से चुनाव में मेंबर चुन रखे थे, जैसे उदाहरण के तौर पर एक बात बताता हूं, ये बॉम्बे एक प्रांत था उस समय, मैं उदाहरण दे रहा हूं साथियों। बॉम्बे उस समय एक प्रांत था, उदाहरण के तौर पर बॉम्बे की एक विधानसभा थी, बॉम्बे की एक विधानसभा थी भाई। चुनाव तो होने लग गए थे ना, 1919 में भी चुनाव हो गए, 1935 में फिर चुनाव हुए अधिनियम के तहत 1937 में। तो बॉम्बे की विधानसभा थी, उदाहरण के तौर पर कि बॉम्बे की विधानसभा में 300 लोग हैं, उदाहरण के तौर पर साथियों, और 296 जो मेंबर है टोटल, उदाहरण के तौर पर बॉम्बे के हिस्से में 45 मेंबर आए। 296 में से बॉम्बे के हिस्से में कितने मेंबर आए? 45। इन 45 लोगों का चुनाव बॉम्बे की विधानसभा के 300 लोगों ने किया था साथियों। बॉम्बे की विधानसभा के 300 लोगों ने इन 45 लोगों का चुनाव हुआ। तो चुनाव प्रत्यक्ष नहीं हुआ। चुनाव कैसे हुआ साथियों? अप्रत्यक्ष हुआ। जनता ने नहीं चुना, जनता ने जिन लोगों को चुना उन लोगों ने आगे जाकर संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया, इसलिए क्या हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ साथियों। अब प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे, 296, 292, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन से थे? ये प्रश्न थोड़ी बनेंगे अब, ये दौर जा चुका है मेरे भाइयों। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत ढंग से पढ़ें, बहुत ढंग से पढ़ें। ये संवाद वाली क्लास है, ये एडिशनल क्लास है, ये स्पेशल क्लास है। तो प्लीज मेरी बातों से आप सहमत होंगे और अच्छे प्रश्न पूछें, बड़ा आनंद आता है, और अच्छे प्रश्नों का आप इंतजार भी कीजिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? ये समझ में आया? बॉम्बे एक प्रांत था उस समय का, उदाहरण मैंने दिया। बॉम्बे में एक विधानसभा थी, उदाहरण मैंने दिया। समझ लीजिए विधानसभा में 300 लोग मेंबर थे, उदाहरण मैंने दिया। मैंने कहा 296 में से बॉम्बे के हिस्से में 45 मेंबर आए, तो इन 45 लोगों का चुनाव किसने किया? इन 300 लोगों ने किया। और इन 300 लोगों का चुनाव किसने किया? जनता ने। ठीक है, जनता ने इन 300 का चुनाव किया, इन 300 ने इन 45 का चुनाव किया। तो चुनाव कैसे हो गया? चुनाव कैसे हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से हो गया साथियों। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न जान है संविधान सभा के संदर्भ में। यस, ऑब्वियसली अनिल जी, सभी प्रांतों में ऐसा ही हुआ। ऑब्वियसली सभी प्रांतों में ऐसा ही हुआ, जहां जहां ब्रिटिश प्रांत थे वहां तो ऐसा ही हुआ ऑब्वियसली। बाकी जो सदस्य हैं वो एकदम सही जवाब दिया कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन से नहीं हुआ था, उनका निर्वाचन प्रांत की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था। एकदम सही बोला आपने। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। तो ये थोड़ी बातें आप ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथियों आगे चलते हैं संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के चुनाव हो गए जून जुलाई में। अब संविधान सभा के चुनाव में कितने लोग चुने गए, ये सब बातें अपने को मालूम होनी चाहिए। 389 मेंबर्स, 389 में से साथियों 208 कांग्रेस के लोग चुने गए। 93 को तो भूल ही जाइए, क्योंकि 93 का तो मनोनयन होगा देशी रियासतों से। तो कांग्रेस से कितने चुने गए? 208 लोग चुने गए साथियों।
208 लोग कांग्रेस से चुने गए। और मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग ने चुनाव में भाग लिया। एक मित्र बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैबिनेट मिशन जब भारत में आया तो कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी, मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया थी। प्रतिक्रिया चाहे कुछ भी रहो साथियों, जून 1946 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने भी भाग लिया और साथ ही साथ किसने भाग लिया, मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था साथियों। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर उभरा। कांग्रेस से 208 मेंबर संविधान सभा के लिए चुने गए। हालांकि मैं ये बात क्लियर कर दूं साथियों कि कांग्रेस में ऐसे लोग भी बहुत सारे चुनकर आए जिनका कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं था। मेरा बात को ध्यान रखिएगा, मैं बाद में इस बात को रिपीट करूंगा। कांग्रेस से 208 मेंबर चुनकर आए थे, लेकिन कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे लोग चुनकर आए जिनका डायरेक्टली कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं था। कान से ध्यान से सुन लीजिएगा साथियों। दूसरा जो सबसे बड़ा जो दल था वो मुस्लिम लीग था। हालांकि कैबिनेट मिशन का प्रारंभ में इसने विरोध किया, लेकिन जब संविधान सभा के जब चुनाव हुए तो इसने भी चुनाव में भाग लिया था। मुस्लिम लीग से साथियों 73 मेंबर्स चुनकर आए। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहां तक ठीक। फिर साथियों आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक, प्रथम बैठक। इस प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया, इसको लेकर दिक्कत है। प्रथम बैठक कब हो, इसको लेकर दिक्कत है। तो साथियों प्रथम जो बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और इस बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया। ये आंकड़ा एकदम सही है, इसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। दूसरी बात, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, कुल महिलाएं। तो चाहे अलग अलग किताबों में कुछ भी लिखा हुआ साथियों, कुल महिलाएं थी 15। टोटल महिलाएं कितनी थी, 15। वो अलग बात है 15 की 15 एक साथ में कभी भी सदस्य नहीं रही। कोई 1947 में बना, कोई 1948 में चला गया, कोई 1949 में। तो टोटल मिलाकर 15 महिलाओं को संविधान सभा की बैठकों में भाग लेने का अवसर मिला। टोटल जो महिलाएं थी 15। लेकिन अगर पूछ ले आपसे प्रथम बैठक में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तब आंसर होगा 9 महिला सदस्य, 9 महिला सदस्य। ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रथम बैठक में 9 महिलाएं, टोटल कितनी महिलाएं थी, 15 थी। एक बात। दूसरी बात साथियों, कुछ जगह पर लिखा हुआ आता है कि नहीं 211 महिलाओं ने, 211 सदस्यों ने प्रथम बैठक में भाग लिया। साथियों ये एकदम फैक्ट गलत है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। टोटल मेंबर 207 थे। एक। दूसरी बात साथियों 389 मेंबर थे टोटल, इनमें से केवल 207 ही क्यों? 207 ही क्यों? तो 2-3 बातें आपने को मालूम होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली बात है, क्योंकि हम आज तक ये पढ़ते रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक नहीं, शकुंतला जी कुमारी 211 नहीं, 207, 211 नहीं, 211 नहीं, ये गलत आंकड़ा है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, 207 ये सही आंकड़ा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 211 कहीं प्रथम बैठक में लिखा हुआ है वो एकदम गलत है। 211 आंकड़ा इसलिए गलत है साथियों क्योंकि पहली बैठक 9 दिसंबर को जब हुई 207 ने ही भाग लिया। अब 207 क्यों? कई किताबों में केवल इतना लिखा हुआ है कि प्रथम बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, इसलिए 207 सदस्य ही बैठक में आए। ये कारण है, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए। नंबर 1, मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार, एकदम बात सही है। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार ये एक कारण है। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार ये एक कारण है साथियों। ठीक है, बात को समझ रहे हैं? आप थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा देखो, रावलोजी ने बहुत ढंग से जवाब दिया कि रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। बात एकदम सही है।
हाँ तानिया जी, कहां से लाए 208? 9 211। आंसर इज 207। प्रथम बैठक में 211। जिन्होंने भी 211, प्रथम बैठक में 207, जिन्होंने भी 211 बताया है वो मैं साथियों आपको बता देता हूं, सुन लीजिएगा। 9 दिसंबर 1946 से लगाकर 22 दिसंबर 1946 तक प्रथम सत्र हुआ था। प्रथम सत्र में टोटल मेंबर 211 ने भाग लिया। मैं प्रथम बैठक पूछ रहा हूं जो 9 दिसंबर को हुई थी मेरे भाइयों, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन, शब्दों का खेल है। प्रथम बैठक या प्रथम सत्र। सत्र तो 15-15 दिन का होता था, एक सत्र तो 20-20 दिन का, महीना का होता है, एक सत्र 3 दिन का ही होता। तो 207 इसका सही आंसर है। किसी ने क्या बताया मुझे आइडिया नहीं। तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। देशी रियासतों, देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। आया साथियों समझ में? अब कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो रहा है? तो देखिए, मुस्लिम लीग के 73 लोग नहीं आ रहे हैं, देशी रियासतों से 93 मेंबर नहीं आ रहे। ये कारण थे जिस वजह से आंकड़ा कहां तक आ गया, 207 पर। और एक आपको और बात बताना चाहूंगा साथियों, संविधान सभा के एक मेंबर चुने गए थे बंगाल से, प्रश्नदेव रैकुट। नाम लिखवाऊंगा अभी, प्रश्नदेव रैकुट अभी नाम लिखवाऊंगा। वो संविधान सभा के मेंबर तो चुन लिए गए, लेकिन कभी बैठक में भाग ही नहीं ले पाए, क्योंकि भाग लेने से पहले ही उनका क्या हो गया, निधन हो गया। बंगाल के प्रश्नदेव रैकुट का निधन। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? ये इस तरह से आपको आंसर पता होना चाहिए साथियों। देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया, देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार हो गया, बंगाल के प्रश्नदेव रैकुट का निधन हो गया। तो ऐसी स्थिति में मेंबर कितने आए, 207 ही आए। इसमें भी मैं साथियों आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे राजकुमारी अमृता कौर है, WHO की बैठक में भाग लेने के लिए गई हुई थी। इसी प्रकार से विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों में शामिल थी। तो ये सब लोग भाग नहीं ले पाए। ठीक है, तो इन सब बातों का आपको मालूम होना चाहिए। पहली बैठक इस तरह से हुई। ठीक साथियों, फिर एक बात और, प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करे? प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करे? इसको लेकर विवाद हुआ। किसके बीच में? कांग्रेस के बीच में और अंग्रेजी सरकार के बीच में। ब्रिटेन की सरकार कह रही थी कि हमारी योजना है कैबिनेट मिशन योजना, उसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ, तो हम ही तय करेंगे कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करे। इधर पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफ कह दिया कि संविधान सभा का गठन हो चुका है, अब उसकी प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा इसका निर्धारण हम खुद करेंगे। अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ था, कनाडा में भी ऐसा ही हुआ था कि संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे, यस, और वरिष्ठता का मतलब क्या था अभी बताऊंगा। संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वरिष्ठ होने के कारण उन्होंने क्या की, प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। ये बात भी मालूम होनी चाहिए थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लिख दीजिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये लिखिएगा जरूर। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। ये प्रश्न आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे तो प्रश्न ये पूछेंगे साथियों, क्यों उन्होंने अध्यक्षता क्यों की। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने सभा के वरिष्ठ सदस्य होने के कारण, वरिष्ठ सदस्य होने के कारण प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। साथियों, जिस एग्जाम की जिस लेवल के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने को इस तरह की बातें लिखनी पड़ेगी। आप मान के चलिए कभी भी आपसे ये प्रश्न नहीं पूछेंगे
कि प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की, प्रथम बैठक कब हुई। क्योंकि साथियों, ये लेखपाल पटवारी का एग्ज़ाम नहीं है, ये सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, ये स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम है, ये सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है। आपके एग्ज़ाम का कुछ लेवल है, उसकी एक मेरिट की उम्मीद की जाती है। तो इस प्रकार आप ऐसे प्रश्नों का जवाब दिए तब सही मेरे हिसाब से रहेगा। तो मुझे लगता है कि आज जो मैंने 2-4 प्रश्न पूछे हैं आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। आज अपनी बात को कंप्लीट कर लेते हैं, कल हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। बस बात ध्यान ये रखना, प्रश्नों का लेवल अपना ऊंचा रखें, कन्फ्यूज़न किसी भी प्रकार का रखना ही नहीं है। हम कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, संवाद वाली ये क्लास है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।